नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो रुक कर लेते हैं इस वक्त की खबरों की ओर। नरेंद्र मोदी ने ली तीसरी बार मंत्री पद की शपथ, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 72 मंत्रियों के साथ मंत्री पद की शपथ ली है। जम्बो कैबिनेट में नजर आया गठबंधन का असर, तो ये बड़ी जानकारी। और दिल्ली से खबर सामने आ रही, 72 मंत्रियों के साथ मंत्री पद की शपथ ली है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। तो एक बार फिर से मोदी सरकार 3.0 की शुरुआत हो चुकी है और 72 मंत्रियों के साथ मंत्री पद की शपथ ली। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और 72 मंत्रियों के साथ मंत्री पद की शपथ ली है। और जम्मू कैबिनेट में नजर आया गठबंधन का असर। तो लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद परिणाम घोषित हुए और एक बार फिर से जो देश में एनडीए की सरकार बनी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह की बात कर ले तो लगातार जो है इस दौरान कई तरह की सख्तियां भी देखी गई। राष्ट्रपति भवन में जोर शोर से तैयारियां भी चली हैं और पीएम ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अभय, एक बार फिर से जो एनडीए की सरकार बनी है और पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री पद के शपथ लिए उन्होंने, क्या नजारा देखा जा रहा है, कैसा उल्लास देखा जा रहा है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तीसरे कार्यकाल को लेकर जो उत्साह है वो काफी चरम पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी लोगों को उम्मीद है कि इस तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री की तरफ से जो उनकी उम्मीदें हैं, जो विकास के काम है, खासतौर से जो राज्यों की जो उम्मीद है, उन उम्मीदों को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और राजनीति के जानकार भी यही मान रहे हैं कि जो बहुमत एनडीए सरकार को इस समय मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस बहुमत के आधार पर यहाँ पर सीटें मिली है, तो ऐसे में राज्यों के भीतर जो अभी तक का जो विकास के जो काम आधे अधूरे नजर आते थे, वो अब यहाँ पर और तेज गति से बढ़ते हुए नजर आएंगे और जनता की जो उम्मीद है वो पूरी होती हुई नजर आएंगी। ये कहा जा सकता है कि जो गठबंधन के जो सहयोगी जो दल है, उनके मंत्री भी इस समय इस कैबिनेट में शामिल है। और आज जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली, स्वतंत्र प्रधानमंत्रियों ने भी शपथ ली, राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, तो ऐसा समझा जा सकता है कि अब लोगों की उम्मीद है प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में देश को आर्थिक शक्ति के रूप में तीसरे स्थान पर लाने की जो कवायद है, जो वायदे किए जा रहे थे, उसको पूरा करने से यहाँ पर होगी। और लगातार प्रयास उसी दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब पहली कैबिनेट बैठक यहाँ पर होगी, तो उनकी तरफ से क्या कुछ एजेंडे रखे जाते हैं इस कैबिनेट बैठक में, कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। जी, रांची से हमारे संवाददाता अजय पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर जो है नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है। हम अगर बात करें तो एनडीए की सरकार जो एक बार फिर से बनी है और इसी के साथ अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो जो है ये नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले गैर कांग्रेसी नेता है। कैसा उल्लास और कैसा माहौल देखा जा रहा है? क्योंकि कल वोट का दिन था और कल सुबह से ही बीजेपी कार्यालय में उत्सव के रूप में मनाया गया और काफी लोग कार्यकर्ता जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं में काफी उमंग और उत्साह भरा हुआ है। और सबसे खुशी की बात यह है कि झारखंड से 2 कैबिनेट मंत्री को की झोली में, झारखंड की झोली में गई है, जिसमें वो अन्नपूर्णा देवी हैं जो पुनः दोबारा कैबिनेट में मोदी की कैबिनेट में शामिल हुई हैं। दूसरी तरफ जो है दूसरी बार रांची से लोकसभा सीट से जीत करके संजय सिंह इस बार स्वतंत्र रूप से राज्यसभा मुख्यमंत्री के रूप में भी कैबिनेट में उनको शामिल किया गया कि इस लेकर के काफी रांची राजधानी में खास करके मैं बात करूं तो काफी उत्साह है। क्योंकि एक सबसे बड़ी उन्होंने कल भी अपने जब वोट लिया और वोट लेने के बाद जो रांची सांसद संजय सेठ ने पार्टी के प्रति और प्रधानमंत्री के प्रति उन्हें आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी बात कही कि एक साधारण से कार्यकर्ता को आपने कहां से कहां तक पहुंचा दिया, यानी अपने संसद के टिकट को लेकर के आज उन्होंने कैबिनेट के रूप में शामिल हुए। तो निश्चित रूप से झारखंड के लिए एक बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि इसके पहले ये अटकलें लगाए जा रहे थे जिस प्रकार से लोकसभा में झारखंड से जो परिणाम आए थे, तो ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस बार मोदी की जो
कैबिनेट होगी उसमें झारखंड की झोली में एक भी कैबिनेट मंत्री शामिल नहीं होंगे। इस बात की अटकलें लगी, लेकिन कल वो विराम लग गया। कल वो जो कि उनकी बैठकों में, पीएम की बैठक में जब उनको बुलाया गया आईटी के लिए, तो वो ये बात का अंदेशा लगा और उसी समय से झारखंड राज्य में उत्सव के रूप में मनाने जाने लगा। तो निश्चित रूप से एक नई दिशा झारखंड को मिलेगी। मुझे लगता है कि जो भी उनको मंत्रालय मिलेगा, निश्चित रूप से झारखंड के लिए एक नई दिशा की ओर किरण खींचेगी। जी, और मथुरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक, अब जो है 2 कार्यकाल पूरा करके लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है नरेंद्र मोदी ने। इसी के साथ जो है 72 मंत्री इस दौरान जो है उनके साथ शपथ लिए और 8,000 तकरीबन 8,000 लोग जो है इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। जी बिल्कुल जूही, इस बार जो है मोदी 3 यानी 3.0 की सरकार जो है इस बार जो है बनी है। और देखिए इस बार जो है 72 मंत्रियों ने, यानी जितने भी सहयोगी दल थे सभी को कहीं ना कहीं मंत्री का जो है प्रभार दिया गया है। किसी को स्वतंत्र प्रभार है तो किसी को राज्य मंत्री बनाया है और 30 कैबिनेट मंत्री भी बनाए हैं। इसमें हमें बहुत उम्मीद थी कि मथुरा से जो सांसद हेमा मालिनी जो तीसरी बार जीती हैं, वो इस बार जो है मंत्री परिषद में जरूर उनको जो है स्थान दिया जाएगा, लेकिन मंत्री परिषद में उनका स्थान उनको नहीं मिल पाया। लेकिन तीसरी बार उन्होंने यहाँ पर हैट्रिक लगाई है, तो यहाँ की ब्रजवासियों को बहुत उम्मीद थी कि हेमा मालिनी को मंत्री परिषद में जरूर जो है जगह मिलेगी, लेकिन यहाँ उन्हें जगह नहीं मिल पाई। आगरा मंडल से पूरे ब्रज में, यानी पूरा आगरा मंडल में केवल एसपी सिंह बघेल जो है वो मंत्री बनाए गए हैं, जो आगरा से सांसद हैं और दूसरी बार वो उन्होंने शपथ ली है। अब देखिए उनको क्या मंत्रालय मिलता है और जो तमाम जो यहाँ से मंत्री रहे हैं वो अभी किसी को स्थान नहीं मिला है। एक यहाँ पर जो है श्रीकांत शर्मा काफी अच्छी पैठ रखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार जो है उनको जो है मंत्री नहीं बनाया था। लेकिन हमें बड़ी उम्मीद थी और यहाँ ब्रजवासियों को भी उम्मीद थी कि श्रीकांत शर्मा जी को जरूर मंत्री परिषद में जगह मिलेगी, लेकिन उनको भी जगह नहीं मिली। यानी मथुरा से जो है किसी को भी नहीं बनाया गया, जबकि कि मथुरा में 5 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के हैं और राज्यसभा के सदस्य चौधरी तेजवीर सिंह भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। लोकसभा की तीसरी बार हेमा मालिनी भी यहाँ पर सांसद बनी है और उन्होंने हैट्रिक लगाई है। तो काफी उम्मीदें थी मथुरा के लिए कि ब्रजवासी को जरूर कुछ ना कुछ जो है मथुरा वृंदावन से मिलेगा, लेकिन मंत्री परिषद में कोई स्थान नहीं मिल पाया। जूही, एक बड़ी बात है कि पूरे आगरा मंडल में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को ही केवल मंत्री परिषद में जगह मिली है और स्वतंत्र प्रभार उनको मिला है। लेकिन अब ये देखना होगा, इसी तरीके से यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल की भी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है मथुरा के अंदर, क्योंकि ये दूसरा जो है मिनी बागपत बोलते हैं यहाँ पर। तो जो राष्ट्रीय लोकदल को जो 2 MP जीत कर आए, तो उसमें जो है जयंत चौधरी को भी मंत्री परिषद में जगह मिली है, स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया है, लेकिन उनको क्या मंत्रालय दिया जाएगा ये अब जो है सब जो ही देखने वाली बात होगी। ब्रजवासियों को मथुरा से काफी उम्मीद थी कि मथुरा से जरूर हेमा मालिनी को या श्रीकांत शर्मा जी को जरूर यहाँ पर स्थान मिलेगा, लेकिन यह स्थान मथुरा में किसी को नहीं दिया, बल्कि आगरा मंडल में पूरे में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को मंत्री परिषद में जगह मिली है। जी जूही जी, अभय, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 350 नेताओं का जत्था, एक हुजूम जो है यहाँ पहुंचा था, प्रदेश के लिए क्या बदलाव इस दौरान 3.0 मोदी की सरकार में देखी जाएगी? बात यह है कि अगर उत्तराखंड राज्य के लिहाज से देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य में सभी लोगों को इस बार उम्मीद थी कि पार्टी ने जिन 5 सांसदों को यहाँ पर जिताने का काम किया है, जिनका जो कद है उस कद के हिसाब से इस बार राज्य में कैबिनेट मंत्री के रूप में एक नए चेहरा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उम्मीदें सभी लोगों की थी कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख रहे अनिल बलूनी, वो पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद चुनकर आए। अब मोदी और अमित शाह के जिस तरह से वो करीबी माने जाते थे, ऐसा उम्मीद थी कि उन्हें यहाँ पर मंत्री बनाया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी एक उम्मीद थी कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो फिर उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। विपक्षी दल लगातार मांग कर रहे थे कि राज्य की जो एकमात्र महिला सांसद है उन्हें कैबिनेट में जगह दी जानी चाहिए, ताकि राज्य के उत्तराखंड राज्य से महिला सशक्तिकरण का एक संदेश पूरे देश में जा सके। लेकिन
ऐसा देखने को नहीं मिला। पुराने जो चेहरे थे, अल्मोड़ा से जो सांसद है अजय टमटा, उन्हें ही केंद्र में राज्य मंत्री बनाने का काम प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। लेकिन अब भी राज्यवासियों की उम्मीदें यह है कि अगर राज्य से किसी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर मिला है तो फिर राज्य में विकास की जो रफ्तार होगी वो तेज होती हुई नजर आएगी। और राज्य के भीतर अभी तक जो परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई है, केंद्र की शासित जो योजनाएं जो अधूरी है, उन योजनाओं को और तेज गति से आगे बढ़ाने में मदद मिल पाएगी। और जिस प्रकार से बीजेपी का डबल इंजन की सरकार का असर कहा जा सकता है, पिछले 5 सालों में जो असर यहाँ पर देखने को मिला है, वैसा ही असर अब आगामी दिनों में भी देखने को मिलेगा। लाखों करोड़ों की जो परियोजनाएं केंद्र शासित जो उत्तराखंड में चल रही है वो और तेज गति से बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी, और अजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले तो चाय से लेकर पीएम की कुर्सी तक का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। और इसी के साथ कल भी हमने देखा कि शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने चाय पे चर्चा के लिए जो उस दौरान संभावित मंत्री थे उन सभी को आमंत्रित किया था और इस दौरान चर्चा की गई थी। क्या खास देखा गया, क्या खास बातचीत हुई इस दौरान? अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका जो जीवन है, पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं चाय से लेकर पीएम की कुर्सी तक का सफर रहा है। और इसके साथ ही कल भी हमने देखा जब शपथ ग्रहण समारोह था उसके पहले उन्होंने चाय पे चर्चा के लिए जो संभावित उस दौरान मंत्री थे उन सभी को चर्चा के लिए बुलाया था। जी बिल्कुल, उन्होंने जितनी बार कार्यकाल शुरू होने से पहले जितने भी उनके संभावित मंत्री कैबिनेट में शामिल होने के बाद उनके साथ बैठक की, उन्होंने अपनी पूरी कार्य योजना, पूरी कार्यकालों का कार्य योजना की बात किया और बारीकी से समझाया। और उन्होंने पूरी ये के साथ देश को इस तरह की ओर से ले जाना है और अपने कार्यों के बारे में कैबिनेट के संदर्भ में सारी चीजों से अवगत कराया। तो निश्चित रूप से अब राज्य देश में जो भी चीजें अब देख लीजिए, अब निश्चित रूप से पारदर्शिता के साथ जिस प्रकार से लगातार 10 वर्ष से पीएम मोदी अपने कार्यकालों को पारदर्शिता के साथ वो देश को ये कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसी तरह मुझे लगता है कि नेतृत्व भी इसी पारदर्शिता के साथ होगी। तो मुझे लगता है कि अब जो नई दिशा, अब जो भरोसा जिस प्रकार से मैंडेज पूरे देश में प्रधानमंत्री के पर भरोसा जो जताया है, तो निश्चित रूप से जो चीजें जो बाकी बची हुई है चीजें हम वो निश्चित रूप से जनता के बीच में विश्वास के रूप में खड़े रूप से उतरेंगे। तो ये लग सकता है कि और चीजें जो कैबिनेट की बात हम करेंगे, झारखंड से लेकर के लगातार आप समझ सकते हैं कि झारखंड इससे पहले छूटा रहा है हमेशा। जिस आदिवासी और जिन पिछड़े क्षेत्रों को लेकर के जो हमेशा आवाज संसद में पहुंच पाई है, तो निश्चित रूप से जो कैबिनेट मंत्री में जो शामिल हुए हैं अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ, तो निश्चित रूप से झारखंड की आवाज को और निश्चित सदन के रूप में पहुंचाएंगे और झारखंड को एक नई लकीर से खींचने की जो अग्रसर की जाएगी। जी बिल्कुल, और फारूक भी हमारे साथ बने हुए। फारूक, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की, वहां से कितने मंत्री जो है केंद्र में बनाए गए हैं? और इसी के साथ एक सवाल और है कि इस बार महिला विकास की जिम्मेदारी जो है किसके जिम्मे सौंपी जाएगी, क्योंकि लगातार नारी सशक्तिकरण की बात करती है और इस बार कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी कम देखी जा रही है। जी बिल्कुल प्रिया, जो है उत्तर प्रदेश में 10 मंत्री बनाए गए हैं जिनको की कल शपथ ग्रहण कराई गई है, जिसमें राजनाथ सिंह के अलावा जो है पंकज चौधरी हैं, जितिन प्रसाद हैं जो पीलीभीत से चुनाव जीते हैं और काफी अंतर से जीते हैं जितिन प्रसाद, और राजनाथ सिंह हैं, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल हैं और भी कई मंत्री हैं, जो 10 मंत्री लगभग जो उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश को हालांकि भागीदारी मिली है, अच्छा प्रदर्शन ना होने के बाद भी जो है प्रधानमंत्री ने उनको जो है उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं अच्छी भागीदारी दी है। तो इसको देखते हुए अभी देखिए अनुप्रिया पटेल हैं, उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये सब कुछ अभी कहना जो है जल्दबाजी होगी। और जो मंत्रियों के विभाग बटेंगे उन मंत्रियों के विभागों में किसको क्या जिम्मेदारी होगी। महिला कल्याण विकास मंत्रालय जो है पहले स्मृति ईरानी जी के पास में था, तो वो जो है अब किसी अन्य महिला के पास जाएगा। इसी तरीके से जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर थी वो निर्मला सीतारमण थी, लेकिन उनको भी इस बार जो है प्रधानमंत्री ने अपने साथ ही रखा है अपने मंत्रिपरिषद में। तो इस तरीके से जो अभी देखने वाली बात होगी, कई और महिलाएं हैं कि किसको जो है इसका महिला कल्याण विभाग जो है जाता है, मंत्रालय किसको मिलता है।
तो ये जो है अभी कहना जल्दबाजी होगी कि ये किसके पार रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की भागीदारी भी जो है प्रिया यही रही है। और उत्तर प्रदेश में जो 10 मंत्री जो है काफी जूही जो है मिले हैं जी। तो 10 मंत्रियों का भी काफी अच्छी संख्या मानी जाती है उत्तर प्रदेश में। हालांकि जो है भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा है, लेकिन फिर भी जो है 10 मंत्री मोदी जी ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। एक सबसे बड़ी बात और सामने निकल के आ रही है, क्योंकि श्रीकांत शर्मा जो है वो संगठन के आदमी हैं और संगठन में उनकी बहुत अच्छी पहचान है और पकड़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि जेपी नड्डा जो है जरूर मंत्रालय में चले गए हैं, मंत्री परिषद में उनका स्थान है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अभय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली और उनके साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता और सहयोगी दलों के सांसदों को सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मोदी ने ईश्वर के नाम की शपथ ली। इसके बाद राजनाथ शाह, गडकरी, नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने भी शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में 7 देशों के लीडर्स के अलावा देश के फिल्म स्टार्स भी इस समारोह में पहुंचे। इनमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और राजकुमार हिरानी भी शामिल हुए। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी नजर आए। और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पॉल से इंडिया वॉइस संवाददाता मुकेश कुमार ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि 6 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष श्याम पालवान और उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। तो ही मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी देश की 3 नंबर की पार्टी उभर कर आई है। हमारे साथ जुड़ चुके श्यामलाल जी, क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लेकर चल रही थी? 400 पार का नारा देश के किसानों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने इस बात को बता दिया। झूठ बोलने वाले लोग अब इस देश में नहीं चलेंगे। इस देश में कोई चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानने वाला वही व्यक्ति इस देश में अम्बेडकरवाद और समाजवाद ला सकता है। जो कहते थे परिवारवाद की सीटें नहीं बचा पाई, आज यूपी में इतनी भारी मात्रा में, नेताजी के टाइम पे 34 सीटें आई थी और अगले सीट 37 सीट लेकर आए। क्या कहना चाहेंगे कि केंद्र में भी गए थे नेताजी? जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा वो देश का व्यक्ति होगा, चाहे परिवार का होगा, वो सामाजिक न्याय के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं, ये पूंजीपतियों और सामंतवादी व्यवस्था के लोगों के लिए लड़ते हैं। ये खुद भाई भतीजावाद करते हैं, नफरत पैदा करते हैं। इन्होंने अपने बेटों और बेटियों को टिकट दिलवाने का काम किया है और अमित शाह का खुद बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। ये परिवारवाद नहीं है क्या? आज प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे हैं, क्या लगता है गठबंधन की सरकार कितना कारगर होगी? अग्निवीर भर्ती हो या किसानों की सम्मान निधि हो, किसान जहां सड़कों पर नजर आ रहा था इनकी सरकार 6 महीने से अधिक नहीं चलेगी। और मैनपुरी आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पॉल ने कहा कि लोकसभा चुनाव भाजपा वोटों से नहीं ईवीएम से जीती है और इस चुनाव में लोग संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए आगे आए हैं। भाजपा का लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है। ये सुनिए। मैं संगठन का बहुत पुराना आदमी हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं उसको और हमारे देश के नेता भी सब जानते हैं। चुनौती है देश को संविधान को बचाने के लिए, इस यहाँ के देश के नौजवानों की रोजी रोटी के सवाल पर, अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त करने के लिए, पेपर लीक आउट होने वाली व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इस चुनौती को हम लोग डट करके, चाहे वो विधानसभा होगा चाहे देश की पार्लियामेंट में है, जो सूनी लगती थी मोदी के सामने देश की पार्लियामेंट अब समाजवादी विचारों और डॉक्टर लोहिया के विचारों से भरी मिलेगी। देश की पार्लियामेंट वो आवाज निश्चित रूप से देश में खेतों और खलिहानों में काम करने वाले लोगों की आवाज होगी, नौजवानों के लिए होगी आवाज, और हम लोग डट करके ऐसी चुनौती को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। झूठ बोलने वालों की सरकार, जो इन्होंने 10 साल के बाद 48 साल का सपना देखा था ना कि हम 48 साल तक हुकूमत करेंगे और 400 के पार सीटें पाएंगे, तो देश के किसानों ने, नौजवानों से समझ लिया कि ये दोगुनी आय के बदले में इन्होंने किसानों के लिए काला बिल दिया और काला बिल दे करके जब वो किसान अपने हित के लिए आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने उनके रास्ते में बड़े बड़े किले, बड़े बड़े भाले और यहाँ तक कि
बर्फीली हवाओं में चलता हुआ और जूझता हुआ किसान को ठंडे पानी की बौछारें दी गई। 750 किसान मारे गए। नौजवान जब नौकरियों के लिए फॉर्म डालता है, पेपर लीक का बहाना देकर के उनको नौकरी नहीं देना चाहते हैं, नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़ रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, वो सारी की सारी आवाज अब देश की पार्लियामेंट में चलेगी और उनका कोई झूठा वचन नहीं चल पाएगा। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये देश की सरकार नहीं चला पाएगी। पीडीए का जबरदस्त फायदा मिला है। दलित समाज के लोगों ने भारतीय संविधान के लिए बाबा साहब के विचारों को, डॉक्टर लोहिया के विचारों के अनुयायी लोग बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। साथ ही साथ पिछड़े समाज के लोगों ने भी, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति रहा हो, किसी भी जाति का व्यक्ति रहा हो, धर्म से जुड़ा व्यक्ति हो, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके पीडीए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वरूप को, जो पीडीए का स्वरूप उन्होंने दिया है, जिसमें सबका हित है, सबका कल्याण है, अगर में भी जो पिछड़े हैं उनके भी कल्याण के लिए योजनाएं हैं, यही तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खल रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इंडिया अलायंस के अंतर्गत दलित समाज के बेटे को, अवधेश प्रसाद जी को फैजाबाद से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। लोगों से कहते रहे भारतीय जनता पार्टी को, जो राम को लाया है उसको लाने का प्रयास करिए, लेकिन अयोध्या के लोगों ने समझ लिया कि राम को तो लाने वाले सब लोग हैं, राम को लाने वाले भाजपा के लोग नहीं हैं, राम ने तो सबको लाया है। और जब राम ने सबको लाया है तो राम को लाने वाले कौन हैं? भगवान राम के उस पवित्र पावन धरती पर, जैसे रामायण में सेवरी के आश्रम में भगवान राम खुद चल करके गए थे, सम्मान किया था सेवरी का, उसी प्रकार से भगवान राम आदरणीय अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जो संविधान का रक्षक, लोकतंत्र का रक्षक और ओबीसी एससी एसटी का रक्षक भगवान राम ने उन्हें बुला करके माला पहना दिया, स्वागत करवा दिया कि आप जा करके इस देश की पार्लियामेंट में भारतीय संविधान की रक्षा करो। ऐसे भगवान श्री राम के लाल अवधेश जी को देश की पार्लियामेंट में अयोध्या, फैजाबाद ही नहीं बल्कि पूरा मंडल का मंडल, बाराबंकी, आपका सुल्तानपुर, इधर अमेठी, अंबेडकर नगर, सभी जनपदों की जितनी भी विधानसभाएं थी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, वहां के किसानों, नौजवानों, महिलाओं ने मिलकर। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।